जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट एशिया एक बार फिर से एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहां एक मिसाइल सिर्फ एक बिल्डिंग को नहीं बल्कि पूरे रीजन को और उसकी स्टेबिलिटी को हिला सकता है। रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो रिपोर्ट्स में लगातार ये आ रहा है कि ईरान ने अमेरिका का पर ये आरोप लगाया है कि यूएस जो है वो स्ट्राइक के बाद यूएस ने जो स्ट्राइक की उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल को इवैक्यूएट करना पड़ा और इसे बारबैरिक अटैक उन्होंने बताया है और रिटेलिएशन की भी वार्निंग दी है। अमेरिका ने अपनी जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर फोकस बताया है, जबकि सिविलियन जो इम्पैक्ट है यहाँ पर बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आज की जो चर्चा है उस पर हमें ये सवाल यहाँ पर असली ये निकल कर आते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर रिटेलिएशन होता है तो क्या अमेरिका जो है वो डायरेक्ट और गहरा मिलिट्री रिस्पॉन्स देगा? क्या इसराइल और ईरान के बीच में जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है अब फुल स्केल रीजनल कन्फ्रंटेशन में बदल सकता है? क्या फिर गल्फ कंट्रीज इस आग से बच पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वेस्ट एशिया एक और फॉरएवर वॉर की तरफ बढ़ रहा है या डिप्लोमेसी के लिए अभी भी कोई खिड़की खुली हुई है? तो हिस्ट्री हमें बताती है दोस्तों कि इराक की बात करें, सीरिया की बात करें, लीबिया है, यमन है, एक बार कॉन्फ्लिक्ट रीजनल बन जाए तो उसका इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट जो है वो सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसको चुकाती है। ऑयल मार्केट्स हिलते हैं, शिपिंग राउट्स जो हैं वो रिस्क में पड़ते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ते हैं और जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है उस पर इसका प्रेशर आता है। और भारत जैसे जो एनर्जी इंपोर्टिंग नेशंस हैं उन पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। तो दोस्तों, मैं हूं अंबर जैदी और आज सवाल सिर्फ अमेरिका ईरान का नहीं बल्कि सवाल ये है कि वेस्ट एशिया एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये कहें कि ये एक ऐसा चक्रव्यूह में फंस रहा है जहां पर जीत किसी की नहीं होने वाली। तो इस पर आज की चर्चा शुरू करती हूँ और इस पर मेरे साथ खास मेहमान कमर आगा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। सर, ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन की बात हो रही है, जो अभी फ्रेश स्ट्राइक्स हो रही हैं उसमें कि कैंसर हॉस्पिटल को इवैक्यूएट करना पड़ा, वैसे तो चल रहा है दोनों तरफ से। तो सर, क्या रिटेलिएशन और किस तरफ ये जाने का संकेत देता है? कैसे आप देख रहे हैं इस फ्रेशली एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट को? अंबर, तकरीबन 900 से अधिक स्कूल और लगभग तकरीबन जो है 100 के करीब हॉस्पिटल्स इफेक्टेड हैं, टारगेट हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या लगातार ईरान में बढ़ती जा रही है और ये ऐसी टारगेट चुन रहे हैं। स्कूल हुआ, एक स्कूल में तो बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे 160-165 पहले ही दिन शुरू में ही बिल्कुल उनकी हत्या हो गई थी, जिनको ईरानियों का मानना ये कि वो शहीद हो गए थे। तो ये एक जो इनका इजराइल का और अमेरिका का स्टाइल है वार का, ये बहुत गलत है। ये लोग सिविलियन टारगेट और फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना, ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट करना, यही नहीं बल्कि पानी के डिसैलिनेशन प्लांट्स को वो थ्रेट कर रहे हैं। रेलवे लाइन पे इन्हीं ने अटैक किया है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। युद्ध में आप ये सब नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि अमेरिका क्योंकि सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे पैसे वाला देश है, संपन्न है, फिर दूसरी तरफ इजराइल को उसकी पूरी सपोर्ट हासिल है, तो ये लोग जो भी होता है उसका इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि देख रहे हैं इसराइल की जिस तरीके से इसराइल अपनी वार कंडक्ट कर रहा है, खैर वो एक अलग बात है, हम कभी और करेंगे लेबनान में या गाजा में या सीरिया में। ये वार जो है फिलहाल जो है ये एक स्टेलमेट बन गया है। न तो अमेरिका इसमें जीतता हुआ नजर आता है और न ही ईरान जो है अमेरिका को हराने में हराता हुआ नजर आता है। मुझको एक स्टेलमेट इस वक्त नजर आता है। दूसरी बात ये कि ये बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए कि वो खड़ा हुआ है और बराबर रिस्पॉन्ड कर रहा है लगातार अमेरिकन अटैक्स का। ये एक मिडिल पावर देश इस तरह की जरूरत रखता है, ये उसकी। तो ये नॉर्मली हमने देखा है जब स्टेलमेट हो जाता है किसी भी वार में तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है डिप्लोमेसी के, बातचीत का दौर होना चाहिए। एंड बात अब ये देखना है कि अमेरिकन पॉलिसी
क्या है। अमेरिकन पॉलिसी हमने इराक में देखी या अफगानिस्तान में देखी और दूसरी जगहों पे भी देखी, तो ये तो पूरा मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ध्वस्त कर देते हैं अगर देखते हैं कि जीत नहीं पा रहे हैं। और ये लगातार कारपेट बॉम्बिंग करके, और ये बिल्कुल उसका कारण ये ऐसा करते हैं इसलिए कि फिर जो देश होता है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है, इंटरनल मसलों में। वो ईरान जो है वो अपना रिकंस्ट्रक्शन और सैंक्शन लगे रहेंगे, उसको कैसे बनाए, दोबारा से खड़ी करे, और फिर इंटरनल प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। क्या अमेरिका उस तरफ जा रहा है? इजराइल इस बात को बार बार अमेरिका से कह रहा है, मैंने बताया कि अनएंडिंग वार होनी चाहिए, कंटिन्यूअस अटैक्स होते रहना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि अभी तक जो इनका इराक में या दूसरी जगहों पे जो इनकी का युद्ध हुआ था, वो कंट्रीज अलग थी। ईरान एक संपन्न देश है, एक मिलिट्रली बड़ा स्ट्रांग देश है, और वो उसकी क्षमता दो चीजों में बहुत है। एक तो वो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब कर दे सकता है, और कर दी है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके। दूसरी तरफ ये है कि वो लगातार खाड़ी के क्षेत्रों में जो अमेरिकन बेसेस हैं उसके ऊपर अटैक कर रहा है। इन अटैक्स के साथ जो होता है वो ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका असर पड़ रहा है। अमेरिका के अंदर जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो बहुत डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, वो बहुत दिन तक युद्ध नहीं कर सकते, उनकी जो पोजीशन है उससे लगता है। करेंगे तो उनका बहुत हैवी लॉसेस, तेल के दाम बहुत बढ़ जाएंगे और बड़ी मुश्किल होगी। उनके अलावा फिर उनके एलाइज जो यूरोप के हैं उनके यहाँ भी ऐसे ही स्थिति बनी हुई है। तो फिर ये होता है कि ये पोजीशन जो थी ये इराक में नहीं थी या लीबिया में नहीं थी, ईरान में है। ईरान ने ये सब पहले से कैलकुलेट कर रखा था, लगता ऐसा है, इसी के जिस तरीके से उन्हीं ने। दूसरी तरफ अमेरिकन को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उसके बेसिस वहां पे बर्बाद हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जिनको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अमेरिकन। कई कारण है। बहरहाल ये है कि उन्हीं ने तो साफ कह दिया है, अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई ये बेसिस जितने भी हैं ये तो अमेरिकन के लिए अरबों ने बनाए थे, अब ये है कि इनको अरबों को दोबारा से बनाना पड़ेगा। यानी हम जो अरब सोच रहे हैं कि अब हम अमेरिकन से पीछा छुड़ा लेंगे, वो नजर नहीं आता कहीं। अमेरिका कह रहा है कि आपको बनाना पड़ेगा, यही नहीं बल्कि आपको अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर इस समय समस्या ये है कि उनके यहाँ जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही है। और उनको बार बार जो है $39 ट्रिलियन का उधार ले चुके हैं और उधार की जरूरत है, तो उनको इमीडिएट कैश फ्लो होता रहना चाहिए। तो वो अरबों से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। अरबों के पास कोई पावर तो है नहीं, पावरलेस ये देश है, पूरी तरीके से अमेरिका पे निर्भर है। तो जो अमेरिका कहता है उनको करना पड़ता है। इससे पहले वार से पहले अमेरिका ने कहा कि आप लोग $1-1 ट्रिलियन सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर से कहा, तो उन्होंने फौरन $1-1 ट्रिलियन इनको इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिया। यही नहीं बल्कि कतर ने तो साथ में एक $400 मिलियन का जहाज भी दे दिया कि सरकार आप ये जहाज भी लेते जाइए, आप अच्छा नहीं लगता, बहुत पुराने बोइंग जेट से चल रहे हैं, अब ये नया आप जहाज इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह की तो सिचुएशन है वहाँ अरब देशों में। न तो उनके पास कोई सेना है, न उनके पास कोई प्लानिंग है, न नथिंग, टोटल अमेरिका पे निर्भर है हर तरह से। ये मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा खुद मुख्तार या आज़ादी इनके पास है नहीं दरअसल, और वो एक्सपोज हो गई इस वार में। तो अमेरिका को यह है कि अगर ईरान ध्वस्त करता है तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए अरब कहाँ जाएंगे? अरब को वो जाने ही नहीं देंगे कहीं। अमेरिका को ही रिकंस्ट्रक्शन बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वार अगर लंबी चलती है तो अमेरिका की इकोनॉमी पे उसका सीधा असर पड़ रहा है। अमेरिका के अंदर बहुत अपोजिशन हो रहा है, जो ईरान बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। उसने बहुत कैलकुलेट कर रखा है कि हम अगर ये इसको खींच देते हैं। ईरान के हालात तो पहले ही से खराब है, जनता वहां लड़ने पे तैयार है, वो चाहती है कि युद्ध चले, मसला खत्म हो, सैंक्शंस हटे, उनका जो पैसा उनके जो रुपए पैसे पड़े हुए हैं अरब, अमेरिका और यूरोप में और अरब देशों में,
वो उनको वापस मिले ताकि रिकंस्ट्रक्शन हो और डेवलपमेंट हो। वो ईरान की जनता उसके लिए पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है और वो बहुत गरीब और मतलब परेशानी, इकोनॉमिक क्राइसिस को झेलने की आदी है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यूरोप की तरह संपन्न तो है नहीं अमेरिका कि वो, तो अमेरिका के अंदर क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका के अंदर जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी रिपब्लिकन पार्टी का इस समय, उसके अंदर भी बड़ा डिवीजन हो गया है कि अब युद्ध फौरन बंद होना चाहिए और अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट, जिसको ट्रंप ने वादा किया था, उसका दोबारा से होना चाहिए। ये पैसा बर्बाद हो रहा है। एनीवे, क्या होगा ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन ये है कि वहां के ऊपर अमेरिका के अंदर तो ईरान ने बड़ा कैलकुलेट किया, एक तरफ अरबों के ऊपर प्रेशर बनाना, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप तेल न सप्लाई को रोक के करना, और तीसरी तरफ ये कि वो ये भी देख लिया उन्हीं ने कि तेल की सप्लाई या पैसा बढ़ता है, वहां पे रिसेशन आने की संभावना है। अगर नहीं भी आ रहा रिसेशन तो फिर उनके यहाँ जो इन्फ्लेशन है, यानी कीमतें जो बढ़ रही हैं खाने पीने और सब चीज़ों की, और जॉब क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर इंटरनल सिचुएशन भी है जो प्रिवेंट कर रही है कि अमेरिका लंबे समय तक युद्ध न कर पाए। ये इनकी स्ट्रेटजी है ईरान की। क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, समय बताएगा। लेकिन ये कि ईरानियन पूरी तरीके से तैयार नजर आते हैं कि होते हैं। अब सवाल आता है अरबों की, कि अरबों का क्या होगा। अरबों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस युद्ध में। एक तो अरबों के अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो यूएई का हुआ है। और यूएई के अंदर, यूएई हम सब जानते हैं 7 इमारेट्स हैं छोटे छोटे, ये रूलर्स थे, शेख डम्स थी, इन्हीं ने मिलके, सबसे बड़ी अबू धाबी थी, तो इन लोगों ने मिलके, जिसके पास तेल के बड़े भंडार हैं, बाकी सबके पास इतना पैसा नहीं था, तो यूएई ने इन सबको सातों को जोड़ के, पहले कतर भी इसका पार्ट बनना चाहता था, लेकिन बाद में वो अलग हो गया उनका कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। अब उन्हीं ने, यूएई के अंदर इस समय समस्या ये है कि दुबई बिल्कुल बैठ गया है। दुबई का रिवाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। होता यह है कि अगर एक बार मुल्क बैठता है तो फिर वहां से सारा पैसा जो फॉरेन, दुबई के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉरेन कैपिटल जो उनका आता है, उनके पास तेल नहीं है ज्यादा, बहुत थोड़ा सा, उससे कोई फर्क। दूसरा फॉरेन लेबर, और तीसरा टूरिज्म उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा उनका वो जो है रियल इस्टेट जो लोग खरीदते हैं। चारों बंद हो गए हैं, बिल्कुल बैठ गया है। ज्यादातर होटल्स बंद हो गए हैं, बड़े बड़े मॉल्स बंद हो गए हैं वहां के ऊपर। लोग वापस आ रहे हैं वहां से, बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए हैं। अब शुरू में तो उन्हीं ने उनको सैलरीज दे रहे थे, अब सैलरीज मिलना बंद हो रही हैं, तो वो लोग वहां से वापस आ रहे हैं, और ये एक बड़ी समस्या। और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि वो जो है दुबई, रासल खैमा और शारजा, ये तीनों जो जो अबू धाबी की पॉलिसी है, जो प्रेसिडेंट है वहां पे नेहान फैमिली, वो एमबीजेड जिन्हें कहा जाता है, उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आते। और अगर इस तरह की सिचुएशन लंबी चली तो ये 3 जो धड़ हैं उसके, इस फेडरेशन के, ये अलग भी हो सकते हैं इस तरह की। इसलिए सऊदी अरेबिया जो है वो लगातार इन लोगों से, इनकी पॉलिसी के खिलाफ रहा है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि बहुत से लोगों को लगता है कि, इन लोगों को लगता है कि यूएई के 2 बड़े नेबर्स थे, एक तरफ ईरान था, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया था, तो इन्हीं ने इजराइल के कहने से यूएई ने ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों से जो रंजिश पाली है, जो दुश्मनी पाली है, ये उसको झेलना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो ये स्थिति यूएई की है। फिर कुवैत और बहरीन में भी हम देख रहे हैं जिस तरह के हालात हैं। सऊदी अरेबिया की दोबारा से जो हालात बिगड़ गए हैं वहाँ, उसको लेके हूती से दोबारा ठन गई है उनको। तो डर इस बात का है कि कहीं हूती ईरान में, जो हूती जो है वो कहीं सऊदी अरेबिया के ऑयल इंस्टॉलेशंस को ना उड़ा दें। इस तरह के बड़ी, बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं समझता हूँ कि सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए
कि ये प्रेशर डाले अमेरिका के ऊपर कि युद्ध बंद और ईरान से भी बातचीत करे। ईरान तो बातचीत के लिए राजी नजर आता है। वो चाहेगा कि जंग जितनी जल्दी खत्म हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, लेकिन वो ये चाहेगा कि सैंक्शन हटें और हमारा पैसा जो उनका है वो उनको वापस मिले, ताकि वो तेल का कारोबार कर सकें और फिर दूसरा अपना ट्रेड ग्लोबल इंटरनेशनली कर सकें। यानी जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं बैंकिंग के ऊपर, वो भी हटने चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें। तो ये है स्थिति। अब मैं समझता हूँ कि अमेरिका का ये अब ये देखना है कि ये कब तक अमेरिका ये इस युद्ध में लगा रहता है। गरीब मुल्क के लिए ये होता है, वो लंबे समय तक टिक सकते हैं। उनका तो ऑलरेडी लॉस हो चुका है बहुत कुछ, और वो यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग वो जानते नहीं गुर्बत क्या चीज होती है। उनके यहाँ एक सेक्शन तो जरूर अब गरीब है, लेकिन जो उनका एलीट है, जो उनका मेन पावर जिसके पास है, वो तो बहुत संपन्न है। उसको वो नहीं चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन आए कि उसकी इकोनॉमी पे ज्यादा असर पड़े या उनके वे ऑफ लाइफ पे असर पड़े, जो अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है। तो हो सकता है, देखना ये है। अरब देशों का काफी प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि आप तुरंत जंग बंद कीजिए, बातचीत कीजिए। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है अंबर कि अगर अमेरिका बातचीत करता है और लड़ाई से बाहर निकलता है तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस का क्या होगा। अमेरिका का कोई भी ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं पूरा हुआ इस युद्ध में, और वो चाहता है बातचीत के माध्यम से पूरा हो जाए। तो बातचीत के माध्यम से भी ईरान सर, नहीं यहाँ राजी पर है। आपने जो ये सवाल उठाया है, इस पर मैं ये कहती हूँ कि अमेरिका ने आज तक कौन सा युद्ध जीता है? अमेरिका ने तो कोई भी युद्ध नहीं जीता। कौन सा ऑब्जेक्टिव उसका, कौन से युद्ध का पूरा हुआ है? तो अभी भी अगर एज इट इज वो वापस हो जाते हैं तो कौन सी रीत बदल जाएगी? तो नथिंग न्यू फॉर अमेरिका। नहीं, इराक की स्थिति और अफगानिस्तान की फर्क थी। यहाँ पे अगर ये बगैर अपने ऑब्जेक्टिव के पूरे हुए तो पूरे अरब देश से इनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसी के नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात हो रही है। नए रशिया, चाइना बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं। इंडिया इन सब जगहों पे एक फैक्टर बनता चला जा रहा है, जो इनको रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। समस्या ये है अमेरिका के सामने। इसलिए कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं अमेरिकन या इजरायली जो है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल न कर ले। अब आगे से हम बात नहीं। सर, आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जैसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस और ये जो भी हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो इफेक्टिव मीडिएशन कर रही हैं, अपना रोल अदा कर पा रही हैं, या फिर सिर्फ कागजी सब कुछ बनकर रह गया? क्योंकि हमने पहले भी कई कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं और कुछ खास इस तरह की इंस्टीट्यूशन कर नहीं पा रही हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो है ये हमेशा से एक डिवाइडेड हाउस रहा है। यूनाइटेड नेशंस में जो इंस्टीट्यूशन है वो सबसे पावरफुल वो सिक्योरिटी काउंसिल है, और सिक्योरिटी काउंसिल में डिवीजन है। रशिया, चाइना एक तरफ है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये एक तरफ है। ये पांचों न्यूक्लियर पावर हैं जो डिसाइड करती हैं सब चीज। तो ऐसे मौके पे इनके यहाँ डिवीजन हो जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसका अमेरिका को जब तक इसका फायदा होता है इस डिवीजन का, वो इसका इस्तेमाल करता रहता है। जब वो देखता है कि उसके फेवर में नहीं है तो फिर वो एक कंसेंसस की बात करने लगता है। अब देखना ये, देखिए एक बहुत बड़े प्लान के तहत ये सब काम हो रहा है। एक तरफ ये रशिया को डाउन कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर में यूरोप वाले चाहते हैं कि रशिया बिल्कुल टूट जाए, खत्म हो जाए किसी सूरत से। दूसरी तरफ ईरान, ये दो ऐसे देश हैं, अगर ये गए तो फिर ब्रिक्स भी डूब जाएगा। चाइना की भी जो स्थिति है वो बहुत कमजोर हो जाएगी आने वाले समय में। तो स्टेक्स बहुत हाई हैं यूरोप और अमेरिका के। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उनकी इकोनॉमी पे इसका सीधा असर पड़ रहा है तेल की कीमतें बढ़ने से। रशियन ऑयल और गैस जो यूरोप जाता था वो जा नहीं रहा है, और अमेरिका में 20% तेल जो ग्लोबल ये जाता था, मार्केट में आता था, वो आ नहीं रहा है। तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर रोज दोबारा से बढ़ने लगी हैं। उससे सारी इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। तो किसी का फायदा होता नजर नहीं आ रहा। तो
मेरा कहना है ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सब मिलके एक वॉइस में अगर कहते हैं ग्लोबल साउथ के देश, भाई एनफ इज एनफ, यू जस्ट गेट रिड, यू जस्ट गो आउट, खत्म करो, बातचीत करो, मसलों को हल करो, और कोई नहीं हो सकता। ये नियोकॉन्स जो है अमेरिका के अंदर और जो फार राइट ग्रुप्स हैं, ये बहुत माइनॉरिटी में है, बड़े नहीं है लेकिन शक्तिशाली बहुत है। इनको जूइश लॉबी और आर्मामेंट लॉबी और फिर उसके बाद ऑयल लॉबी और इन सब की बड़ी सपोर्ट हासिल है। तेल का दाम बढ़ता है तो किसका फायदा होता है? ऑयल कंपनीज का होता है। लड़ाई होती है तो वेपन बनते हैं, ज्यादा वेपन बिकते हैं, वो तो चाहते हैं अनएंडिंग वॉर हमेशा चलती रहे, कहीं ना कहीं वॉर। तो ये सब लॉबीज जो है ये बहुत पावरफुल है। अब देखना ये है कि किस तरीके से ये लोग डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं और अमेरिका के अंदर उन्हीं के ऊपर। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो लड़ेगा आखिर तक, ये लगता है सही है। लेकिन ये कि अगर बातचीत होगी तो वो फौरन बातचीत पे आएगा, अगर मसले हल हो, उनको अगर लगेगा फायदा हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर कंप्रोमाइज हो सकता है। ईरान राजी है कंप्रोमाइज करने पे। न्यूक्लियर को लेके उसने पहले ही कह दिया कि हम वेपन नहीं बनाएंगे। आप जबरदस्ती कहे जा रहे हो वेपन बना रहे हो, वेपन बना रहे हो। आपने कहा लीबिया बना रहा है, लीबिया ने जब वेपन न्यूक्लियर प्लांट अपने सब बंद कर दिए तो आपने उसके ऊपर अटैक कर दिया। आपने इराक पे अटैक किया कि न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, छिपाई में है ये। फिर उसके बाद ये हुआ कि न्यूक्लियर वेपन नहीं, बायोलॉजिकल वेपन है। अब इजराइल वही बातें इजराइल ईरान के लिए भी करने लगा। इजराइल पे हम अलग से बात करेंगे इस समय, मतलब जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस वॉर में जिसके ऊपर हमने टच नहीं किया, इसलिए कि उनकी जो पूरी वो है ऑब्जेक्टिव, सियासत, ऑब्जेक्टिव या जो भी है, वो तो चाहते हैं कि वॉर चलता रहे, ईरान डिसमेंटल हो जाए। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, इतिहास से एक अहम सबक हमें मिलता है कि वॉर शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन उसका एंड लिखना किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता। आज ईरान रिटेलिएशन की बात कर रहा है, अमेरिका अपनी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज की बात कर रहा है, इजराइल अपने सर्वाइवल स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? आम लोगों का। हॉस्पिटल खाली होते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, इकोनॉमीज गिरती हैं, ऑयल महंगा होता है, पूरा रीजन जो है वो अनसर्टेनिटी में चला जाता है। मैं आखिरी सवाल यहाँ पर अमेरिका और ईरान से नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये करना चाहती हूँ कि क्या दुनिया एक और प्रोलॉन्ग्ड वेस्ट एशिया वॉर जो है वो अफोर्ड कर सकता है, या फिर हम ये कहें कि अब वक्त आ गया है कि मिलिट्री विक्ट्रीज से पहले डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की ओर बात की जाए या उस तरफ बढ़ा जाए? और क्योंकि हम यहाँ पर वेस्ट एशिया की मिट्टी ने पिछले हमने देखा है कि 25 सालों में बहुत कुछ देखा है, इतनी सारी जंगें झेली हैं। अब दुनिया को एक और बैटलफील्ड नहीं, एक सस्टेनेबल पीस फ्रेमवर्क की जरूरत है। दोस्तों, मैं हूं अंबर जैदी और सवाल ये नहीं है कि अगला मिसाइल जो है वो कहाँ गिरेगा। सवाल ये है कि अगर ये आग नहीं बुझती है तो इसका धुआं सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स की जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर ये आएगा और इसको उसमें लपेट लेगा। सर, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद।